हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज है 27 फरवरी। आज हम 27 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की जो हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, उस डेली करंट अफेयर्स की अगर आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप हमारे नट लर्निंग ऐप पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। नट लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे, वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और लिंक पर जाते ही आप लोगों को डायरेक्टली वहां पर फ्री सेक्शन पे जाइए, वहां पर आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगी। सिंपली आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, सारा फ्री में है, आप डाउनलोड आराम से कर सकिए। इस ऐप की कुछ खास बातें आप लोग बता दें। इस ऐप में आप लोगों को सबसे बड़ी चीज टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज फ्री में है, बहुत सारी पेड भी है, लेकिन पेड टेस्ट सीरीज भी 200 रुपए से ज्यादा की नहीं है। हो सकता है उससे भी कम की हो, लेकिन आप एक बार डाउनलोड करके ऐप को देखिएगा। टेस्ट सीरीज बहुत सी फ्री है, तो किस माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम वाइज भी टेस्ट सीरीज है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास चलती है, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स चलती है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में टेस्ट है। तो यहाँ पर यूपीएससी से लेके सभी एग्जाम के, स्टेट का एग्जाम के सभी टेस्ट हैं, आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए। आज की हमारी पहले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। पहले करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गरीबी से संबंधित है। और आप लोग पता होगा, जब भी नीति आयोग कोई रिपोर्ट जारी करता है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये नीति आयोग ने जारी की हुई है रिपोर्ट को, नीति आयोग के सीईओ ने। ठीक है। भारत में गरीबी 5% से नीचे आ गई है। बात कर रहा है, जो भारत में गरीबी है वो 5% से नीचे आ चुकी है। कौन कह रहा है? नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। नीति आयोग के सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यन ने कहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू लोग समृद्ध हो रहे हैं। नीति आयोग बोल रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र है, कह सकते हैं कि जो गांव है और जो शहर है, गांव और आसान भाषा में समझते हैं, जो शहर है वहां पर लोग समृद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार गरीबी कम होकर 5% तक आ गई है। उन्होंने कहा है कि जो कंज्यूमर है वो आराम से जो व्यय कर रहा है, मतलब जो खर्च कर रहा है, व्यय का मतलब होता है जो खर्च कर रहा है। क्या रखिएगा, आपकी पॉकेट में जो रुपए होता है वो आप खर्च करते हैं, व्यय आता है। जो उपभोक्ता कंज्यूमर है, जो खर्च कर रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो गरीबी 5% से नीचे आ चुकी है। डेटा ने यही भी बताया कि 2011-12 की तुलना में 2022-23 में, याद रखिएगा, पूरी 10 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज किया हुआ है, एक दशक का। 2011-12 की तुलना में 2022-23 में प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च जो है वो 2 गुना हो गया है। 2011-12 से इन्होंने तुलना की है 2022-23 की, तो कहा है कि अगर 1 रुपए खर्च करता था 11-12 में, तो इस समय वो 2 रुपए खर्च कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि 2 गुना घरेलू खर्च हो चुका है। नीति आयोग के सर्वेक्षण में ये भी बताया गया कि लोगों को 20 अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। कितनी श्रेणियों में? 20 अलग-अलग श्रेणी। सभी श्रेणियों के लिए प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 3,773 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 6,459 रुपए है। जो मासिक व्यय, मतलब वो एक माह में खर्च करते हैं, याद रखिएगा, माह खर्च करते हैं, मासिक खर्च करते हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में खपत तेजी से बढ़ रही है। कह रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में, वहां पर खपत तेजी से बढ़ रही है शहरों की तुलना में। 2011-12 में अंतर 84% था, 84% था, लेकिन 22-23 में घट कर यह 71% तक हो गया है। तो यहाँ पे नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की गरीबी संबंधित 5% और नीचे आ चुकी है। अगर एग्जाम में अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में गरीबी की दर जो है वो कितने प्रतिशत तक नीचे आ चुकी है, तो आप बता सकते हैं 5% अगर ऑप्शन में है तो नीचे आ चुकी है। किसने जारी की है? नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब आप लोगों को ये तो पता ही है, कहना क्या है कि हकीकत क्या है, ये चीज आपको पता है। अगर आप तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ में सोशल साइट के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाके भी आप क्लिक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन लिंक जैसे कि व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इत्यादि पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी एग्जाम का नोटिस आता है, यार क्या, कोई भी एग्जाम का अगर नोटिस आता है तो आप लोग को बिना वीडियो देखे ही वहां पर नोटिस पढ़ने को मिल जाएगा और समय बच जाएगा। इसी तरीके से ऐप की भी लिंक है, नट लर्निंग ऐप नाम से, या फिर आप लोग बैक करके भी वीडियो देख सकते हैं, वहां पर स्कैनर से स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, हमारे करंट अफेयर्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है आदित्य L1, कौन सी है? आदित्य L1 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आदित्य L1 लार्जियन
पॉइंट की बात कर रहे हैं। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया। अभी अभी गया था, आप लोग पता है, और इसने पता भी लगा लिया है। तो आदित्य L1 बहुत भारत का मोस्ट पावरफुल मिशन था। और इसके बाद अगर हम मिशन की बात करें कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो गगनयान, क्योंकि इसमें मानव को भेजा जा रहा है गगनयान। हालांकि अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन ने सौर पवन के प्रभाव का पता लगाया है और कोरोनल मास इजेक्शन से आदित्य L1 पर प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज और आदित्य पेलोड ने सौर पवन का कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पता लगा लिया। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। PAPA क्या बात कर रहा है? PAPA एक ऊर्जा और द्रव्यमान विश्लेषक है जिसे कम ऊर्जा सीमा में सौर पवन इलेक्ट्रॉनों और आयनों के इन सीटू माप के लिए डिजाइन किया गया है। इसको क्या किया गया है कि ये एक बिंदु पर है, स्थित है, और इस बिंदु से ही सूर्य की जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसका माप करता है ये। 12 दिसंबर 2023 से चालू था। ये भी याद रखना है कब से चालू था, तो 12 दिसंबर 2023 से है चालू है। इसमें दो सेंसर लगे हुए। पहला है सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब, जिसे हम स्विप भी कहते हैं। दूसरा है सोलर विंड आयन कंपोजिशन एनालाइजर, जिसे हम स्वीकार भी कहते हैं। ठीक है। पीएपीए के अवलोकन ने अंतरिक्ष मौसम की स्थिति की निगरानी में एक प्रभावशीलता और सौर घटनाओं से पता लगाने के विश्लेषण की जानकारी भी प्रदर्शित की है और क्षमता का आकलन भी हुआ है। पीएपीए को हल्के में नहीं लेना है। जो अंतरिक्ष का मौसम की स्थिति रहती है उसकी अब पता लगाया जा सकता है। सौर घटनाएं जो भी होती है अब उसका विश्लेषण भी किया जा सकता है। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर पीसीएलवी पीएसएलवी C57 रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए 7 पेलोड ले गया था। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कभी कभी अगर फैक्ट पूछना होता है एग्जाम को, तो जो आदित्य L1 मिशन है, कौन सा आदित्य L1 मिशन है, किस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो आप लोगों को याद रखना है PSLV C57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कितने पेलोड साथ में ले गया था? 7 पेलोड को साथ में ले गया था और सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। किस अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है? तो सौर के, याद रखिएगा, सन के, सूर्य के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो आदित्य L1 के बारे में जो भी बात थी अब आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉल हो चुकी है और याद रहेगी। सेकंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं। वेरी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन में संशोधन हो चुका है। अब राष्ट्रीय आजीविका मिशन में जब संशोधन हो चुका है, मोदी जी बैठे हुए हैं, पूरी कैबिनेट की बैठक है, तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है। केंद्रीय कैबिनेट ने, याद रखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन में संशोधन किया हुआ है। संशोधन क्या किया है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसे हम NLM भी कहते हैं, क्या कहते हैं? NLM भी कहते हैं, एक अतिरिक्त गतिविधि शामिल हो गई है। कौन सी हो गई है? 50% पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान होगा। अब इसमें क्या होगा? 50% जो सब्सिडी है, याद रखिएगा, 50% जो सब्सिडी है उस सब्सिडी का यहाँ पर प्रावधान होगा। साथ में व्यक्तियों, FPO, SHG, JLG, FCO और सेक्शन 8 नियमों को 50 लाख तक रुपए यहाँ पर देने की बात की जा रही है। यह पैसा उन्हें घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट का व्यवसाय करने के लिए मिलेगा। क्या रखिएगा? यह पैसा किसे मिलेगा? घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर के जो व्यवसाय है, उद्योग है, इसके लिए उन्होंने किया। राज्य सरकार ऊंट, गधे, घोड़े की नस्ल का संरक्षण का समर्थन भी करेगी। अब ये भी याद रखना है, समर्थन करेगी। घोड़ों, गधों और ऊंटों के लिए वीर स्टेशन, जो स्पर्म होता है उसका स्टेशन, याद रखिएगा, जो स्पर्म है उसका स्टेशन और न्यूक्लियस प्रजनन फॉर्म केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ स्थापित भी किए गए हैं। पशुधन बीमा योजना को सरल बनाने का भी निर्णय लिया गया। जो पशुधन बीमा है, याद रखिएगा, जो पशुधन बीमा योजना है, उस पशुधन बीमा योजना को भी सरल बनाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी आज की नेक्स्ट करंट अफेयर्स कौन सी है, तो रक्षा सुरक्षा कोर ने, याद रखिएगा, इसने डिफेंस सिक्योरिटी कोर ने 25 फरवरी 2024 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। किसने मनाया? रक्षा सुरक्षा कोर ने मनाया हुआ है अपना 77वां स्थापना दिवस। इसके बारे में चर्चा में क्यों आ गया, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 25 फरवरी 1947 को हुई थी और रक्षा विभाग कांस्टेबुलरी के रूप में की गई थी।
इसके सैनिक 1947 से भारत भर में विभिन्न संवेदनशील रक्षा और नागरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। 1947 25 फरवरी 1947 से जब ये स्थापना हुई तब से लेकर आज तक पूरे भारत में, याद रखिएगा, पूरे भारत में रक्षा के रूप में, रक्षा के नागरिक की रक्षा हो या फिर संवेदनशील क्षेत्र की रक्षा हो, पूरे भारत में ये सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। रक्षा सुरक्षा कोर भारतीय सेना की एक कोर है, याद रखिएगा, किसकी है? भारतीय सेना की एक कोर है। यह सेना नौसेना और वायुसेना के रक्षा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवर भी प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। आपको याद रखना, ये अलग से नहीं है, चाहे वो सेना हो, याद रखिएगा, चाहे वो सेना हो या फिर वो नौसेना हो या फिर वो वायुसेना हो या फिर वो वायुसेना हो, उन तीनों के लिए अगर वो रक्षा प्रतिष्ठान है, उनको सुरक्षा कवर करने के लिए यहाँ पर प्रदान किया जाता है। यह सेना की छठी सबसे बड़ी कोर है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? रक्षा और सुरक्षा। अच्छा, इसका आदर्श वाक्य याद कर लीजिए, आ सकता है एग्जाम में, रक्षा और सुरक्षा। रक्षा और सुरक्षा इसका आदर्श वाक्य है, ये चीज आपको याद रखनी है, रक्षा और सुरक्षा इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने, याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024, कौन सा है? भारत टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया हुआ है। भारत टैक्स अब 2024 का उद्घाटन क्या है, किससे संबंधित है? अभी ये समझ में तो आ रहा है, टैक्स से है, टैक्स से है, पर क्या है, इसको देख लेते हैं। तो भारत टैक्स 2024 भारत में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है। क्या है? कपड़ा कार्यक्रम है। अब कपड़ा कार्यक्रम में टैक्स की बात कहां से आ गई, इसको भी समझते हैं। तो कपड़ा कार्यक्रमों में से एक है। 4 दिनों तक कपड़ा आयोजन हुआ है और इस आयोजन में 100 से अधिक देशों ने भाग भी लिया है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और आयोजन भी किया था। इसमें 65 से अधिक ज्ञान सत्र होंगे, 100 से अधिक वैश्विक पैनलिस्ट कपड़ा क्षेत्र के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। नीति निर्माता शामिल होंगे, वैश्विक सीईओ थे वो शामिल होंगे, 3500 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे, 3000 से अधिक खरीदार भी इसमें शामिल होंगे। अब शामिल होने में सोचो, इतने बड़े-बड़े विभूति अ, अ, हुँ, शामिल हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है। भारत टैक्स 2024, अब टैक्स का मतलब वो टैक्स नहीं है, टैक्स का मतलब है टेक्सटाइल, ठीक है? तो भारत टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग से संबंधित है ये, याद रखिएगा, ठीक है? भारत टैक्स 2024 व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा, किसको? व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। इसमें निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ में कपड़ा क्षेत्र में भारत की शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। क्योंकि आपको पता है, जब आयोजन होगा, विभिन्न देशों के लोग शामिल होंगे, तो कहीं न कहीं निर्यात में बढ़ावा मिलेगा। जब निर्यात बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं भारत की जो शक्ति का प्रदर्शन है, वो अपने आप में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तभी तो ये आयोजन किया जा रहा है ना, लोग जुड़े, देखें और इसको खरीदें, है ना? लोक लुभावन हो। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। भारत की बेटियां अपने आप में बहुत तीरंदाजी में आगे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्यों चर्चा में है? तीरंदाजी, याद रखिएगा, जो तीर चलाया जाता है, ठीक है? तीरंदाजी एशिया कप 2024 में भारत ने 25 फरवरी को बगदाद, बगदाद बोले तो इराक में, कहां पर? बगदाद बोले तो इराक में 9 गोल्ड पदक सहित, 9 स्वर्ण पदक सहित 14 पदकों के साथ टूर्नामेंट का समापन किया है। तो इन्होंने 9 गोल्ड पदक तो जीते ही जीते हैं, साथ में और भी पदक है जो जीते हैं, और लेकिन टोटल 14 पदक जीते हुए हैं। बतन सिमरनजीत कौर को हराकर 3 बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी ने महिला व्यक्तिगत रिकवर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो याद रखिएगा, हम बतन सिमरनजीत कौर को इन्होंने हराया है, और 3 बार ओलंपियन दीपिका कुमारी ने क्या किया है? महिला व्यक्तिगत में रिकव रिकव वर्ग का पदक जीता हुआ है, और कौन सा? स्वर्ण पदक जीता हुआ है। पुरुषों की व्यक्तिगत रिकवर श्रेणी की बात किया है, तो धीरज देवरा ने अखिल भारतीय फाइनल में तीरंदाजी खिताब जीतने के लिए तरुणदीप राय को 7-3 से हराया हुआ है। तो पुरुषों ने भी अपना स्थान उच्च रखा है। सभी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत में पुरुषों और महिला दोनों कंपाउंड स्पर्धाओं में शीर्ष पर रहते हुए शीर्ष पोडियम स्थान हासिल किया हुआ है। महिलाओं के स्वर्ण पदक मैच के लिए परनीत कौर ने ईरान की फतेह हेमवती को 138 से 135 से हराया हुआ है, जबकि पुरुषों के खिताब के लिए प्रथमेश जावगर ने टीम के साथी कुशल दलाल को 146-44 से हराया हुआ है। तो पुरुषों का स्थान भी यहाँ पर अच्छा देखा गया, और महिलाओं का स्थान तो अपने आप में अच्छा ही था, सराहनीय रहा।
नेक्स्ट कन्फेस की बात करते हैं और एचडीएफसी संबंधित है क्रेडिला। क्रेडिला क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब मंजूरी देती है ना, तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट बन जाता है। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी क्रेडिला में, याद रखिएगा, एचडीएफसी क्रेडिला में 90% हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है। क्या है, एचडीएफसी बैंक की एचडीएफसी क्रेडिला में 9.99% हिस्सेदारी बनी रहेगी, मतलब कि लगभग 10% हिस्सेदारी बनी रहेगी। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी क्रेडिला में 90% हिस्सेदारी बीपीईए इक्विटी और क्रिस कैपिटल समूह सहित निजी इक्विटी निवेशकों के समूह को बेच देगी। अब क्यों बेचेगी, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। एचडीएफसी क्रेडिला की बिक्री एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय के लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद हुई है। आपको पता होगा कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का विलय हुआ था। तो जब विलय हुआ तो बात बनी थी कि क्रेडिला की बिक्री की जाएगी। तो जब बिक्री की जाएगी, लेकिन आरबीआई ने रोक लगा दी थी। आरबीआई ने भी हाल ही में मंजूरी दे दी कि आप बेच सकते हो। केंद्रीय बैंक, मतलब कि हम बात कर रहे हैं केंद्रीय बैंक की, जब भी बात करते हैं तो आरबीआई का आप याद कर लिया करो। आरबीआई ने अप्रैल 2023 में अनुरोध किया था कि एचडीएफसी 2 वर्षों में क्रेडिला में अपनी हिस्सेदारी 10% से कम कर दे। भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र एचडीएफसी क्रेडिला से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह छात्र ऋण के लिए एचडीएफसी बैंक की सहायक कंपनी है। अब आप लोग को याद आया होगा कुछ चीज, अगर आपको यूएसए पढ़ने जाना है, अगर आपको यूएसए पढ़ने जाना है तो यूएसए के लिए पैसा चाहिए होगा। अगर आपको यूएसए भारत से पढ़ने जाना है और आपको अगर जाने के लिए पैसा चाहिए होगा पढ़ने के लिए, तो आपको किसी से लोन लेना होगा। और जब लोन लेना होगा तो किससे लोगे, तो वही एचडीएफसी बैंक की सहायक कंपनी है क्रेडिला। वही एचडीएफसी क्रेडिला क्या करती है, एजुकेशन लोन देती है और आवेदन आप उसमें करेंगे तो लोन मिलेगा। उसी तरीके से ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लागू की गई थी कंपनी। तो अब इसकी हिस्सेदारी बेचने की बात की जा रही है और 90% तक हिस्सेदारी बेची जा सकती है और दूसरी कंपनियों को, और उसमें भी उनका निवेश होगा। इस तरीके से पूरी बात थी। नेक्स्ट करियर की बात करते हैं। धर्म गार्जियन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा चर्चा में है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए धर्म गार्जियन के बारे में। धर्म गार्जियन अपने आप में जब भी आता है हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। धर्म गार्जियन कहाँ हुआ, राजस्थान में हुआ इस समय, और भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास है। किसका है, भारत और जापान का है संयुक्त अभ्यास। ये भारत के सैनिक है और ये जापान के हैं, और दोनों में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। धर्म गार्जियन नाम है, राजस्थान। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त रूप से धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से हुई थी। ये भी याद रखना है, कहां से हुई थी, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से हुई। 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक यह चलाए जाने वाला धर्म गार्जियन निर्धारित हुआ है। प्रत्येक पक्ष की अपनी टुकड़ी में 40 कर्मी, मतलब कि 40 जवान शामिल होंगे। 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक जापानी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं राजपूताना राइफल्स बटालियन भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, दो बातें इसमें। कौन सी है, भारत की तरफ से कौन सी बटालियन शामिल हो रही है, तो राजपूताना भारत की सबसे पुरानी राइफल्स बटालियन इसमें शामिल हो रही है। साथ में एक चीज और याद रखना है, कहां पर हो रहा है, तो राजस्थान में हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। सुदर्शन सेतु, आहा, बहुत इंपोर्टेंट है सुदर्शन सेतु। क्योंकि सुदर्शन सेतु क्यों इंपोर्टेंट है, इसलिए इंपोर्टेंट है, भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में। कहां पर किया है, याद रखिएगा, गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन किया हुआ है। देश का सबसे लंबा है, जो सबसे लंबा है तो इंपोर्टेंट है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। कौन कौन से द्वीप के बीच में किया गया, इसकी बात हम कर लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सुदर्शन सेतु पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने देश का सबसे लंबा सिग्नेचर स्टे ब्रिज, जिसको हम सुदर्शन सेतु, राष्ट्र को समर्पित किया, और जो लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा है, मतलब कि लगभग लगभग 2.5 किलोमीटर का है। गुजरात की द्वारका, याद रखिएगा, गुजरात के द्वारका में पुल और ओखा की मुख्य भूमि बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। मान लो गुजरात का अगर ये द्वारका पुल है और वहां से लेके ओखा ओखा तक की जो बेट द्वारका द्वीप है वहां तक जोड़ता है, जिसकी हम लंबाई की बात करें 2.32 किलोमीटर है, ठीक। पीएम मोदी के मुताबिक देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
याद रखिएगा, किसकी बात कर रहा है? भारत की बात कर रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सुदर्शन सेतु के दोनों ओर फुटपाथ श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और श्री भगवान कृष्ण की छवियों को सजाया गया है। ध्यान रखना है, जो सुदर्शन सेतु है, जो फुटपाथ होगा, उस फुटपाथ पर चलने के लिए क्या होगा? श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को वहां पर सुनाया जाएगा या लिखा गया है। साथ में भगवान कृष्ण की जो छवि है, वहां पर उनको प्रतिमाओं को उकेरा गया है। इसके अलावा फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर 1 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए सौर पैनल भी लगे हुए हैं। आप लोग जानते हो सौर पैनल लगाना भारत के लिए अभी एक अच्छी उपलब्धि है। आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आप लोग चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आई लाइक भी किया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा, साथ में शेयर किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, नट लर्निंग ऐप नाम से, तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके डाउनलोड कर लिया होगा। वहां पर आप लोगों को भरपूर चीजें मिलने वाली है पढ़ने को, एक बार जरूर देख लिया। देखो, डाउनलोड करने में एक पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन डाउनलोड करके देखो, अच्छा है बुरा है तो बात की बात है। तो एक बार देखिए जरूर, फिर कमेंट करके या फिर मुझे सोशल साइट पर बता सकते हैं ये कमी है, इसको पूरा करो। क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएम मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय रेलवे को परियोजनाओं का अनावरण किया हुआ है। तो भारतीय रेलवे का, याद रखिए किसका? रेलवे का इन्होंने 41,000 करोड़ रुपए से अनावरण किया हुआ है। 26 फरवरी को किया हुआ है। 41,000 करोड़ से अधिक की लागत, लगभग 2,000 रेलवे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो परियोजना है, इनका उद्घाटन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा, मतलब कि उनका रीडेवलपमेंट होगा। इसके द्वारा शुरुआत किया गया है। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर, क्या कहा जाएगा? सिटी सेंटर, याद रखिएगा सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाएं जैसे कि छत प्लाजा, भूदृश्य इंटरमॉडल कनेक्टिविटी, बेहतर आधुनिक अग्रभाग, बच्चों के खेलने के क्षेत्र भी शामिल हो। कहां पर? रेलवे में ही, याद रखिए रेलवे में ही इतनी सब सुविधाएं जब मिलेंगी। अमृत भारत, याद रखिएगा अमृत भारत स्टेशन के तहत, और हम किस पीरियड में चल रहे हैं? अमृत काल में चल रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं भूलना है, हम इस समय अमृत काल में चल रहे हैं, अमृत काल में हम जी रहे हैं, अमृत काल में हम चल रहे हैं। कब प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी अमृत काल की? आप कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइएगा, ठीक है? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी, उस पर ही मैंने बात की। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल का बहुत बहुत धन्यवाद।